नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री बाय रमन सर यूट्यूब चैनल। जो भी हमारा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स एंड पर्सन से हमारा ये कहना है कि हमारी पर डे रात्रि में 9 बजे केमिस्ट्री टॉपिक पर लाइव क्लासेस संचालित की जाती है। इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो तो पर डे लाइव क्लास को अटेंड कर ही रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारी पर डे रात्रि में 9 बजे संचालित होने वाली लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लास के थ्रू हमारा और आपका बहुत अच्छा ही कॉम्बिनेशन होगा। आज के क्लासेस में बच्चों हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत जो हमने पिछले टर्न पर आपको उनकी प्रॉपर्टीज बताई, जैसा कि हमने ये बताया था कि सभी संक्रमण तत्व मेटल होते अर्थात धातु होते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी ये बताया था कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं और इनकी संयोजकता परिवर्ती होती अर्थात ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट अर्थात ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये मैक्सिमम रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं ये हमने आपको पिछले टर्न पर संचालित होने वाली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से बताया। फिर भी मैं एक बार और बता देते हैं कि जो कैटलिस्ट वर्ड है उस वर्ड का उपयोग हम ऐसे सबस्टेंस के लिए करते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कराते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि पिछले टर्न पर हमने ये बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट को हमने 4 श्रेणियों में बांटा। जैसा कि आपको दिख रहा है प्रथम श्रेणी हमारी स्कैंडियम, जो आपको सिंबल दिख रहा होगा 21। स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होकर के आप देख रहे हैं जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 30 हो। क्या बच्चों आपने कभी ये सोचा है कि इन फर्स्ट सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, ये 10 ही क्यों रखे गए हैं? 11 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते थे। इस बात को क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज है, उन सभी सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों की संख्या है ना वो 10। इसको आप थोड़ा समझिए और जब आप इसका आंसर ढूंढ लें
तब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। तो बच्चों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो सीरीज है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी उसमें 10 एलिमेंट्स है। ऐसा क्यों? इसका जवाब आप देखिए बच्चों। हमारे पास सबसे पहले तो ये देखें कि जो डी उपकोष होता है, क्या होता है बच्चों? डी उपकोष। उस डी उपकोष में हमारे पास 5 उपकक्ष होते हैं। आप इस बात को समझते ही हैं, जानते हैं, पिछली कक्षा से ही सीख कर आए होंगे। तो इस कक्षा में तो आपको ये परिपक्व हो ही गया होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा एक उपकक्ष होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। सेकंड बन गया, ये थर्ड बन गया, ये फोर्थ बन गया, ये 5 बन गया, 6, 7, 8, 9 और 10। अर्थात जो हमारा डी सब सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या 10 होने की वजह से फर्स्ट सीरीज जो आई है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है। ये आपको समझ में आया कि डी जो उपकोष होता है उसमें 5 उपकक्ष होते हैं और प्रत्येक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10 हुए। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में जो तत्वों की संख्या है ना, वो 10 हो। यदि आप इसी प्रकार से और भी चर्चा करें तो आप देख सकते हैं, हम आपको अब एफ उपकोष के बारे में बताएं। जैसे एफ उपकोष में टोटल कितने उपकक्ष होते हैं? एफ उपकोष में टोटल 7 उपकक्ष होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7। अब इन 7 उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14। तो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइड 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज का नाम है लेंथेनाइड सीरीज एंड सेकंड सीरीज का नाम है एक्टिनाइड सीरीज। जब हमने इन सीरीजों का अच्छे से अध्ययन किया था तो ये देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेंथेनाइड सीरीज इज द 40। लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी संख्या 14 है और एक्टिनाइड की एलिमेंट्स की भी संख्या 14 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एफ उपकोष में टोटल उपकक्ष जो है वो 7 है। कितने उपकक्ष है बच्चों? 7 उपकक्ष। और एक उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो 2 इंटू यदि हम 7 कर दें तो उत्पन्न हो जाएगा 14। इसलिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों सीरीज में तत्वों की संख्या 14 है। इसी प्रकार से यदि हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी है ना, वो हम पीरियड वाइज नहीं करते, उनकी स्टडी हम लोग ग्रुप वाइज करते। तो आप देख सकते हैं, अब हम आपको एफ उपकोष के बारे में बता देते हैं। जो हमारा एफ उपकोष होता है ना, एफ उपकोष, उसमें आप जानते हैं कि जो सब उपकक्ष यानी एक ही होता है बॉक्स उसमें, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। जब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसीलिए बच्चों एस जो ब्लॉक है उसमें ओनली
दो ही वर्ग रखे गए, फर्स्ट वर्ग एंड सेकंड वर्ग। क्लियर। अब आपको हम पी ब्लॉक के बारे में बताते हैं। पी कोश, पी कोश में टोटल जो हमारे ऑर्बिटल्स है ना वो 3 होते हैं। 3 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि पी ब्लॉक जो हमारा पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट होता है वो 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आप देख रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। इसीलिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 6 ग्रुप में डिवाइड किए गए। इस तरह से बच्चों हमने आपको आज अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप बनाए गए हैं और कितने कितने उनमें एलिमेंट्स हैं, इनका जो आपके अंदर कुछ सोचने के लिए कंसेप्ट यदि डिसऑर्डर था उसको हमने बहुत अच्छे से बताया। अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट्स क्यों रखे गए? लेंथिनाइड जो सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट्स क्यों रखे गए हैं? सॉरी 14 एलिमेंट्स क्यों रखे गए? और एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप रखे गए हैं क्योंकि एफ कोश में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। इसलिए नंबर ऑफ ग्रुप इन द एफ ब्लॉक इज 2। राइट। अब बच्चों हम आपको आज कुछ विशेष बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने बना के रखा है जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, तो बच्चों पिछले टर्न पर हमने आपको विशेष रूप से बहुत ही तरीके से और अच्छे से बताया था कि वे तत्व जिनमें डी कोश आंतरिक रूप से भरे होते हैं उन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या समझे बच्चों? वे तत्व जिनमें डी कोश आंतरिक रूप से भरे होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक का मतलब ये होता है कि डी कोश में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम 10 फिल कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 10। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें जो डी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फिल होते हैं, यानी कि डी में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन्स यदि है तब तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि हम देखते क्या है? जिंक। देखें आप थोड़ा सा जिंक को देखें, जेड लिख रहे हैं, बोलो जेड एन जिंक, इसका होता है 30। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या निकलता है बच्चों? 3d10, 3d10 4s2। आप यहाँ ये देखेंगे 3d जो सबसेल है वो हमारी कंप्लीटली फिल है। इसी प्रकार से हम कैडमियम की बात करें, सीडी, इसका हमारा एटम नंबर होता है 48। तो इसमें क्या आता है? 4d10 एंड 5s2। तो आप इसको भी देख रहे हैं बच्चों,
कैडमियम में डी सबसेल फुल भरा है। इसी तरह से Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 80 है। इसका जब हम Ec निकालते हैं तो ये निकल के आता है 5d10 और 6h2। यानी आप देख रहे हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी में जो डी सबसेल है वो फुली फिल्ड है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और हमने कल या पिछले टर्म पे भी यही बताया था कि जिन तत्वों में डी ब्लॉक के जिन तत्वों में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कह सकते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आ गई होगी कि कब हमें किस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहना है और कब हमको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना है। सीधा सीधा आपको तो ये समझना है कि डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं अर्थात अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, उन्हीं को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। वही हमने देखा कि हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिंक, उसका जब हमने Ec निकाला तो उसमें डी कक्षक क्या दिख रहे हैं आप, फुली फिल्ड है। कितना है, फुल भरा हुआ है, इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसी तरह कैडमियम में भी फुल भरे हैं और हमारा मरकरी है उसमें भी डी सबसेल फुल भरा हुआ है। अतः इन तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व नहीं कहते। ओके, आप एक बार इस प्रश्न को तरीके से सुने। वे तत्व जिनमें N-1 डी कोश आंतरिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते। चूंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। इस प्रकार से हमने आपको पहला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, जब भी आपसे कोई पूछता है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जब डी ब्लॉक के हैं तो इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं, आता है इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि जिनमें डी कक्षक फुल भरे होते हैं उनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज की जो अभी आपको इस टॉपिक में आज की क्लासेस में हमने आपको कुल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का टारगेट बनाया है, जिसमें से हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करा दिया है। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ये आप सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व धातु होते हैं, क्यों होते हैं, इसको स्पष्ट करना। तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके आउटर सेल जो लास्ट सेल होती है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से त्याग, और हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते अर्थात पॉजिटिविटी शो करते हैं उन्हें ही हम मेटल
कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, स्कैंडियम देख लें आप, स्कैंडियम Sc, इसका होता है बच्चों 21। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों? ER का मतलब क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन सही हो जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं 3D 1 4s2। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका आउटर सेल ये 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये आसानी से दान कर देते, आसानी से त्याग देते हैं। इस कारण से ये धातु होती है। और इसके अलावा ये भी हम कहना चाहते हैं कि ये ठोस होते हैं, आघात वर्धनी एवं तन्य होते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, चमकदार होते हैं। इन सभी गुणों से स्पष्ट है कि संक्रमण तत्व धातु होते हैं। और इसके साथ साथ ही इन संक्रमण धातुओं के मध्य में एक धात्विक बंध भी पाया जाता है। जिन तत्वों के बीच में धात्विक बंध पाए जाते हैं, स्वाभाविक है ये धातु होती है। आपको क्या समझ में आया कि संक्रमण तत्व के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें ये आसानी से त्याग सकते हैं, इसलिए ये धातु होती है। और इसके साथ साथ ही ये धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए ये धातु होते हैं। कौन सा बंध का निर्माण करते हैं? धात्विक बंध का। यदि आप बच्चों और गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये पाते हैं कि संक्रमण तत्वों के मध्य में धात्विक बंध पाए जाने के साथ साथ सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है। सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है। इन सभी बंधों की उपस्थिति के कारण सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। क्लियर? अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या कह रहा है। संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट इज वेरी हाई। वाई? ऐसा क्यों है कि संक्रमण तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉपर्टी, वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी हमारी N-1, क्या सीख रहे हैं बच्चों? N-1 D को कोश आंशिक रूप से भरा होने के कारण होता है। क्या होता है बच्चों? डी कोश आंशिक रूप से भरा होने के कारण होता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, वे तत्व जिनमें N-1 डी कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं और उनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यदि हम बात करें इन संक्रमण तत्वों में जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें डी कोश खुले फील्ड होने की वजह से इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न हो जाते, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, जैसे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। जब ये बॉन्ड स्ट्रांग की कंडीशन को पकड़ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सीधा सीधा बताइए कि संक्रमण धातुओं के मध्य में
धात्विक बंध पाए जाने के साथ साथ सहसंयोजी बंध भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आपको अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसके लिए चलते हैं। आपको दिख रहा है? यदि दिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही हो तो हम पढ़ के सुनाते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? तो संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? इसके लिए बच्चों क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो संक्रमण तत्वों की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या सीखा अभी तक आपने? वे तत्व जिनमें N-1 डी उत्कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये जो आंशिक रूप से भरे हुए हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये दृश्य प्रकाश यानी कि प्लानेट में हमारा जो लाइट है दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं। जब ये उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इनमें डीडी संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से परावर्तित प्रकाश श्वेत न होकर के रंगीन हो जाता है। इसलिए इनके आयन कलर्ड होते हैं। क्या सीखा बच्चों? कि जिन तत्वों में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं जिससे उनमें डीडी संक्रमण हो जाता है जिसके फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफेद न होकर के कलर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो लिख रखे हैं जैसे सपोज दैट क्यूप्रस है ना, ये हमारा कैसा होगा? रंगहीन होता है। जबकि क्यूप्रिक की यू पे यदि हम +2 लगा दें तो उसे हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं। क्यूप्रिक कैसा होता है? कलर रंगीन होता है। ये एक बात का और ध्यान रखें, यदि हम किसी आयंस का और एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट है तो आप ये भी देखिए कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। जिन तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं और डीडी ट्रांजिशन कर लेते हैं जिससे उनके द्वारा जो परावर्तित प्रकाश है वो कलर्ड आता। आप देख सकते हैं दृश्य प्रकाश में विभिन्न प्रकार के रेंज होती है। जैसे कोई 500 एंगस्ट्रॉम पे चल रही है तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा और उसका पूरा कलर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग ही रंग आते। यदि आप लोगों ने अभी क्या बच्चों डीडी ट्रांजिशन को स्टडी करें तरीके से हम देखें रंग किस प्रकार से आते हैं। यहाँ देखें बच्चों बे जा नी हा पी ना ला, ये आपने रेनबो में कलर सुने हैं यानी कि 7 कलर होते हैं। आप यहाँ देखिए लाल कलर का जो पूरक है वो हरा है,
नारंगी का पूरक है वो नीला है, बैगनी का पूरक है वो पीला है, और जामुनी का पूरक पूरक है वो भी पीला ही है। सपोज दैट ये कीजिए कि जो आयन यदि हरे रंग के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो वो किस प्रकार के दिखाई देंगे। हरे रंग को यदि ग्रहण करेंगे तो परावर्तित प्रकाश लाल हो जाए, यानी वो आयन हमारे रेड कलर को शो करेंगे। यदि कोई हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट या आयन ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमारा ऑरेंज यानी नारंगी कलर का दिखाई देगा। और यदि वो रेड कलर को ऑब्जर्व कर रहा होगा तब हमें वो ग्रीन कलर का शो होने लगता है। टीडी ट्रांजिशन क्या होता है बच्चों, इसको आप CFT के थ्रू पढ़ सकते हैं। CFT इसे अपन लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये बताया गया है कि जो समान ऊर्जा वाले डे कोश होते हैं, कौन से डे, क्या होता है बच्चों, जब यह डी ऑर्बिटल किसी डी ऑर्बिटल युक्त मेटल जब किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आती है तो उसकी जो सिमिलर एनर्जी होती है ना वो डिवाइडेड हो जाती है। इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये अपना फायर स्टेट है। यहाँ पर अपन ने डीप पोस्ट बना दिया। अब बच्चों जैसे इससे कोई हमारा लिगेंड टच में आएगा तो इसकी जो आधी एनर्जी है वो इस प्रकार से आधी इस प्रकार से डिवाइडेड हो जाती है। नीचे के जो कम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं वो T2G कहलाते हैं और ऊपर के EG कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? EG। और यहाँ पर T2G। इनमें क्या होता है बच्चों, ऊर्जा में यहाँ से यहाँ तक अंतर होता है, जिसे अपन लोग डेल जीरो या डेल ओ से रिप्रेजेंटेड करते हैं। टीडी ट्रांजिशन में क्या होता है बच्चों कि एक विशेष प्रकार के कलर को हमारे एलिमेंट और आयन एब्जॉर्ब करते हैं और उसके पूरे कलर के अकॉर्डिंग ही कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आता है, आज हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थ्रू आपको 4 क्वेश्चंस रेडी कराए हैं। फर्स्ट ये था, जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। इसका रीजन आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि संक्रमण तत्व तो हम केवल उन्हीं एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें एक सबसेट पांचवी रूप से फिल्ड यानी अपूर्ण रूप से भरा होता है, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि हमने जिंक, कैडमियम और मरकरी का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखा तो ये पाया कि इनमें सभी ऑर्बिटल खुली फिल्ड थे। अतः ये कहा जा सकता है कि इनमें डी कक्षक फुल भरे होने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट इज मेटल भाग। तो हमने ये बताया कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनकी बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिन्हें भी आसानी से त्याग सकते हैं। और इसके अलावा इनके मध्य में धात्विक बंध पाया जाता है, इसलिए ये धातु होते हैं। और इसके साथ साथ ही ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और चमकदार होते हैं। ये सभी गुण ये व्यक्त करते हैं कि ये एलिमेंट मेटल। गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था PP एंड MP ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हाई। इसका भी हमने रीजन बताया
ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म करने के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड को भी फॉर्म करते हैं। और हम देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाता है। जब किसी एलिमेंट में बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो स्वाभाविक है उनके एमपी एंड बीपी हाई। गुड। आज की क्लासेस में हम आपको यहीं पर इस क्लासेस को समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।